स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए डेली की तरह आज फिर से महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। तो जो भी बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं वो आप नोट करते जाइए ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर रिविजन करने का मौका मिल सके। तो आइए समय को बर्बाद ना करते हुए तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि मात्राणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो मात्राणाम का शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इसका राइट जो जवाब होगा वो हमारा क्या रहने वाला है। तो बात कर लेकर हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो इसका जो करेक्ट हमारा जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मात्र प्लस ऋणाम जो जवाब होगा वो मात्रणाम का हमारा संधि विच्छेद रहने वाला। और इसमें अगर हम बात करें कि कौन सी संधि हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाए रहने वाली है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जो है यहाँ पर इसमें रहने वाली है। तो आइए इसी तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको कराएंगे और वीडियो पे अंत तक बने रहें बच्चों, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोग एग्जाम में अच्छे से उनको हल कर सकें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। जो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का ये जो है वर्ड है। तो आइए बात करते हैं। तो वस्तुतः जो है जिह्वा की स्थिति के आधार पर ऊ पश्च स्वर है। कैसा स्वर है? पश्च स्वर है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि जबकि जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर छोटा ऊ जो संवृत स्वर होता है, इस प्रकार यह पश्च संवृत स्वर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पश्च संवृत स्वर हो जाएगा। मतलब डी ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा ऊ जो है यहाँ पर पश्च संवृत का जो है यहाँ पर स्वर रहने वाला है। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रहने वाला है। तो दिए गए शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो अगर हम यहाँ पर स्त्रीलिंग के बारे में बात करें कि वह जो स्त्री का बोध कराता हो स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग में जो पुरुष का बोध कराता हो वो पुल्लिंग कहलाता है। तो अगर बात करें यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, तो प्रकृति जो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है ऑप्शन में ये स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जितने भी हमारे यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं ये हमारे जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। तो स्त्रीलिंग शब्द हमारा क्या हो जाएगा? प्रकृति जो है वो स्त्रीलिंग शब्द रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से क्या रहने वाला है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो मौसम आज सुहावना सा है। वाक्य में जो सुहावना शब्द दिया गया है ये किसका परिचायक शब्द है? तो आइए बात कर ले यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या होगा? विशेषण है। क्या रहने वाला है? विशेषण है। जो सुहाना शब्द है ये विशेषण है। तो अगर बात करें विशेषण के बारे में, सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से हमारा सी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। जो हमको विकल्प दिए गए हैं इनमें से जो महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको एग्जाम में करा रहे हैं और वीडियो पे अंत तक बने रहें। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोग एग्जाम में उनको अच्छे से हल कर सकें। तो अगर हम बात करें कि निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द कौन सा है, तो इन चारों ऑप्शन में आइए बात कर लेते हैं तत्सम शब्द के बारे में। तो जो यहाँ पर आलस्य दिया गया है वो तत्सम शब्द है। कौन सा? आलस्य। जो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है वो तत्सम शब्द है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि इसका तत्भव, अगर हम तत्सम हमारा क्या हो गया? आलस्य हो गया। अगर हम इसका तत्भव बात करें, तत्भव शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अगर बात करें तो इसका हो जाएगा आलस। कौन सा? तत्भव शब्द हमारा क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि श्रृंगार शब्द का तत्सम है। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या रहने वाला है? तो श्रृंगार तत्भव शब्द है। कौन सा? श्रृंगार जो है वो तत्भव शब्द है। इसका तत्सम श्रृंगार है। कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रहने वाला है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा श्रृंगार है वो कौन सा है? तत्भव। तत्भव। और यहाँ पर तत्सम कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रहने वाला है। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला
जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि कर्कश का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। तो कर्कश शब्द का जो विलोम होता है वो कौन सा हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है कठोर, दूसरा ऑप्शन है विवेकी, तीसरा ऑप्शन है मधुर और चौथा ऑप्शन है विनम्र। तो अगर हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो मधुर जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा? मधुर रहने वाला है। तो आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारा दिया गया है वो क्या रहने वाला है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो आइए बात करें यहाँ पर हम अगर सही जवाब के बारे में कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर सही जो जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट कौन सा जोड़ा गलत है? तो जो कम खर्च करने वाला होता है उसको हम अपव्ययी ना बोल करके क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम क्या बोलते हैं इसको? अगर हम बात करें तो मितव्ययी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मितव्ययी व्ययी बोलते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सी ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर गलत। तो जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य होता है, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक होता है, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो तो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कम खर्च करने वाला होता है उसको अपव्ययी ना बोल करके क्या बोलते हैं? मितव्ययी बोलते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सही क्या रहने वाला है। तो आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन कीजिए। तो आइए अगर हम यहाँ पर बात करें कि आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है। क्या है? स्वयं सिर धुनता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें सही जवाब के बारे में तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, रिक्त स्थान का मुहावरे का चयन हो जाएगा। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो बहिर जो जवाब हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा वो हमारा जो जाएगा राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों ऑप्शन में जो है बहिर यहाँ पर भी लिखा है, बहिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसमें हलंत, दोस्तों हमको क्या देखना है? हलंत देखना है। जो हलंत लगा हुआ है वो हमारा जो होगा वो राइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया उसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न देखते हैं कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो अति प्लस आचार क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको करा रहे हैं और वीडियो पे अंत तक बने रहें ताकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोग उसको अच्छे से हल कर सके। और दोस्तों जिनका भी आपको प्रश्न आता है उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निर्दय में समास है। निर्दय में समास है तो निर्दय का समास विग्रह जो अगर बात करें, निर्दय का अगर समास विग्रह की बात करें तो दया नहीं है, अतः निर्दय में बहुब्रीहि समास है। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास है। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो निर्दय में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया? तो आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो अगर हम देखते हैं कि उसने खाना खाया और सो गया, यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। उसने खाना खाया और सो गया, यहाँ पर जो है ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। तो सी ऑप्शन जो दिया गया है तो दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधकों पर जुड़े होते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर उसने खाना खाया और सो गया जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य रहने वाला है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए शब्दों में समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो आइए देखते हैं द्वार। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? द्वार शब्द का समानार्थी शब्द जो होगा वो क्या हो जाएगा? कपाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपाट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा करेक्ट रहने वाला है। तो आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कैसे क्या सही रहने वाला है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट जवाब के बारे में तो पहला 15 जो ऑप्शन दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।
यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा होगा यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। तो वाक्य के भाग जो 1 दिया गया है, वाक्य के बाद अध्यापक क्या दिया गया है, अध्यापक जो यहाँ पर दिया गया है कारक संबंधी त्रुटि है। कौन सी, अध्यापक जो दिया गया है 1 नंबर में, उसमें कारक संबंधी त्रुटि है। कौन सी, कारक संबंधी त्रुटि है। इस वाक्य में अध्यापक के स्थान पर अगर बात करें, अध्यापक के स्थान पर अध्यापक ने होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, अध्यापक ने होना चाहिए, तब हमारा जो होगा हमारा राइट हो जाता। और वाक्य का पूर्ण रूप इस प्रकार होगा, अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया। क्या हो जाएगा, अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया। तो यहाँ पर ने जो दिया गया है वो यहाँ पर विलुप्त है। तो अगर कारक का जो यहाँ पर 1 नंबर जो दिया गया है, यहाँ पर कारक संबंधी त्रुटि रहने वाली है। तो 1 नंबर जो हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो देखते हैं कि किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, कि किसी भी देश की संपत्ति जो है ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो आइए अगर हम यहाँ पर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में कि उस देश के आदर्श विद्यार्थी सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। कौन सा, उस देश के आदर्श विद्यार्थी, उस देश के आदर्श विद्यार्थी। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, उस देश के आदर्श विद्यार्थी। ए ऑप्शन जो होगा वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी भी देश की संपत्ति उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि वह सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं व 13वीं मात्रा यदि होती है, वो कौन सा छंद कहा जाता है। तो कौन सा छंद कहा जाता है, तो रोला जो होता है वो सममात्रिक छंद होता है। कौन सा, रोला जो होता है वो सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यदि अधिक प्रचलित होती है। तो इस तरह से जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी रोला की डेफिनेशन दी गई, परिभाषा दी गई है, जिसको आप तैयार भी कर सकते हैं, एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं हिंदी के, जीएस के, वो सारे प्रश्न हम आप लोगों को करा रहे हैं जो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प पर चयन कीजिए। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, तो इसके पहले हमको क्या जोड़ना है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष क्या जोड़ना है, धर्मनिरपेक्ष हमको यहाँ पर जोड़ना है कि धर्मनिरपेक्ष जो है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। किसका हो जाएगा, दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। तो बात कर ले अगर वर्तमान काल के उदाहरण के बारे में, तो देखते हैं कि वह जाता है, क्या हो जाएगा, वह जाता है वर्तमान काल का उदाहरण है। उसने पढ़ा था भूतकाल, और वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य काल का उदाहरण है। तो वह खेल रहा था अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते राइट ऑप्शन के बारे में, तो वह जाता है, क्या हो जाएगा, वह जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को हमको बहुत अच्छे से समझना है कि क्या पूछा जा रहा है कि वर्तमान काल का उदाहरण वह जाता है। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वह जाता है हमारा कौन सा, वर्तमान काल हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, वर्तमान काल का उदाहरण रहने वाला है। तो इसी तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको कराएंगे जो एग्जाम में आपको बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। सही विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य है। तो विकल्प बी में जो विकल्प बी दिया गया है कि वह सारी रात पढ़ता रहा, क्या हो जाएगा, वह सारी रात पढ़ता रहा। तो वह सारी रात पढ़ता रहा शुद्ध है, क्या हो जाएगा, वह सारी रात जो है पढ़ता रहा शुद्ध है। प्रश्नगत जो अन्य विकल्प हैं वो कैसे हैं, त्रुटिपूर्वक हैं। जितने भी हमको ये 3 ऑप्शन जो बचते हैं वो इसमें हमको क्या देखने को मिलती है, त्रुटि देखने को मिलती है। लेकिन जो बी ऑप्शन है इसमें जो हमारा शुद्ध वाक्य यहाँ पर देखने को मिलता है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर लें कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार
डाल देना जो मुहावरे का सही अर्थ है क्या हो जाएगा, तो आइए बात कर लेते हैं। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। क्या हो जाएगा, हार मान लेना। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है, इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सही है। तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में। तो विकल्प ए का जोड़ा जो है वो सही है। विकल्प ए का जो जोड़ा है वो यहाँ पर सही देखने को मिलता है, बाकी जो है वो यहाँ पर जोड़े जो हैं वो गलत रहने वाले। तो प्रिय प्रवास जो है हरिऔध जी की जो भी दोस्तों यहाँ पर दिया गया है राइट रचना है, जो दिया गया है कि प्रिय प्रवास हरिऔध की रचना है। जबकि संध्या गीत जो है, जबकि संध्या गीत किसकी है, महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की। और आंसू किसकी है दोस्तों, आंसू किसकी हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। आंसू किसकी हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद जी की हो जाएगी। तथा साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगी। साकेत किसकी हो जाएगी, मैथिली। ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए दोस्तों हम आपको क्लास करा रहे हैं प्रीवियस ईयर सेट की, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। और संध्या गीत जो है ये किसकी है, महादेवी की। किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घाटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो इनमें से कौन सा अलंकार है, तो आइए बात करें यहाँ पर सही जवाब के बारे में कि कौन सा अलंकार रहने वाला है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, श्लेष अलंकार। कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार जो होगा हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो अगला प्रश्न अगर हम बात करें कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर्तनी जो है यहाँ पर शुद्ध है, तो निरपराध क्या हो जाएगा, निरपराध। डी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो निरपराध शुद्ध वर्तनी है। अन्य शब्दों की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है, जैसे अगर हम बात करें अभियांत्रिक जो यहाँ पर दिया गया है, अभियांत्रिक, तो ये हमारा यहाँ पर गलत दिया गया है दोस्तों। सी भी गलत दिया गया है और बी भी गलत, लेकिन डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो आइए इसी तरह से और बढ़ते हैं अगले शब्द पर, अगले क्वेश्चन पर कि कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, कौन सा जो है वो अव्यय का भेद नहीं है। तो अगर हम बात करें अव्यय के भेद के बारे में तो ये चार भेद होते हैं। अव्यय के कौन से कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है तथा विस्मयाद बोधक अव्यय होता है। तो इस प्रकार जो है परिमाण बोधक जो यहाँ पर दिया गया है वो अव्यय का भेद नहीं होता है। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट यहाँ पर रहने वाला है। आइए इसी तरह बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगले प्रश्न हमारा क्या है कि सुख दुख के बीच में लगने वाला जो चिन्ह है वो है, उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो सुख दुख के बीच में लगने वाला जो चिन्ह होता है उसको हम लोग योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछ सकता है, तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि बड़ी ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। बड़ी ई जो प्रत्यय है वो किस शब्द में नहीं है। तो अगर बात करें यहाँ पर तो चमेली जो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चमेली शब्द में बड़ी ई प्रत्यय नहीं है। शेष जो शब्द हैं और तीनों शब्द जो बचे हैं इनमें जो है बड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, जो अगला जो हमारे यहाँ पर प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं वो सामान्य ज्ञान के, किसके, सामान्य ज्ञान के। जो भी जीएस जिनकी भी वीक है और जो यूपीपी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है क्या दिया गया है कि अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस, जो प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, 27 सितंबर जो जवाब होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि जो 27 सितंबर को मनाया जाता है इसकी शुरुआत कब हुई थी, विश्व पर्यटन जो दिवस है इसकी शुरुआत कब होती है, तो 1980 में इसकी शुरुआत होती है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो आलू निर्यात जोन है वो स्थित है तो वो कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जो जोन है वो कौन कौन से हो जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए विकल्प जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, आगरा में। कौन सा,
आगरा जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम आप बात करें कि निर्यात जोन कौन कौन से हो सकते हैं, तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, अगर आता है तो टिक करोगे। अलीगढ़ हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, बदायूं, बागपत, रामपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद एवं आगरा में स्थापित है। तो ये जो ऑप्शन हमने आपको बताए हैं ये लोग आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम के टाइम पे अगर आप रिवीजन कर सकते हैं। हो सकता है कि जो क्वेश्चन दिया गया उसमें आगरा ना दे करके उन्होंने अलीगढ़ दे दिया, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इस तरह से सही जवाब टिक करने के लिए आपको इन चीज़ों को नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है। सुरहा ताल जो पश्चिम बिहार है वो कहाँ पर स्थित है, तो बिहार बलिया जिले में स्थित है। कहाँ पर, बिहार बलिया जिले में स्थित है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सुरसा ताल पश्चिम बिहार बलिया जिले के अंदर स्थित है। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो विश्व की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट है। क्या है, सर्वोच्च शिखर। माउंट एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर वो कौन सा कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई 8,848, अगर हम बात करें हाइट के बारे में तो 8,848 मीटर है। कितनी है, 8,848 मीटर है। तथा यह नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नेपाल के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो देखते हैं, जैसा यहाँ पर दिया गया है हमको कि नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो 2023 में नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि हीरालाल समरिया, जो यहाँ पर डी ऑप्शन है, हीरालाल समरिया जी ने जो है यहाँ पर नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा एक लोकगीत नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो बिरहा, कजरी तथा रसिया। बिरहा दिया गया है, कजरी दिया गया और रसिया दिया गया है। ये जो है उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जबकि ढोला मारू जो है ये जो है उत्तर प्रदेश का जो है लोकगीत नहीं है। जबकि ढोला मारू कहाँ का है, राजस्थान का। अगर हम बात करें तो ये कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का जो है यहाँ पर लोकगीत हो जाएगा। तो इस तरह में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो ढोला मारू जो है वो उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो ढोला मारू कहाँ का लोकगीत रहने वाला है, तो राजस्थान का हो जाएगा। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। तो आइए हम बात करें राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या रहने वाला है। तो दिया गया है कि चरकुला ब्रजभूमि, कौन सी दोस्तों, चरकुला जो है यहाँ पर ब्रजमंडल का संबंध इस लोक नृत्य से है रहने वाला है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो देखते हैं कि भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है। तो भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है। तो हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई में या बेंगलुरु में। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ पर, कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट जवाब के बारे में तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तो जैन साहित्य को आगम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। आगम या सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम या जो है सिद्धांत कहा जाता है। जबकि बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। अगर हम बात करें त्रिपिटक जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये किसको कहते हैं, बौद्ध साहित्य को कहते हैं। बौद्ध साहित्य को क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं। जबकि जैन साहित्य को क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना की शुरुआत की गई। गृह ज्योति योजना की शुरुआत की गई। योजना से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं गृह ज्योति
योजना के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। गृह ज्योति योजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा यहाँ पर शुरू होती है। इसमें होता क्या है, तो गृह ज्योति योजना की औपचारिक शुरुआत जो है अगर हम बात करें कब की गई थी, तो 1 जुलाई 2023 को लागू की गई। कब की गई थी? 1 जुलाई 2023 को लागू की गई थी। और इस योजना के तहत राज्य में घरों को 200 यूनिट जो थी यहाँ पर बिजली मुफ्त थी। 200 यूनिट जो बिजली थी वो क्या रहने वाली थी? मुफ्त थी। कितनी थी? मुफ्त, फ्री दी जाती थी। तो इस तरह से इसका जो गृह ज्योति योजना का जो है यहाँ पर हमको डिटेल देखने को मिलती है, जो 1 जुलाई 2023 को लागू होती है, जिसमें 200 यूनिट जो बिजली है वो राज्यों को फ्री दी जाती थी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है कि दबाव का एसआई यूनिट क्या है? दबाव का एसआई यूनिट क्या है? तो आइए हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है? दाब का अगर हम मात्रक के बारे में बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? पास्कल होता है। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? पास्कल जो यहाँ पर रहने वाला है। तो इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको करा रहे हैं, जो एग्जाम में आपको बहुत अच्छी हेल्प करने वाले हैं। तो जो भी वीडियो पे अंत तक बने हैं बच्चे, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक या भरतनाट्यम। तो चारों ऑप्शन में से अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा हो जाएगा? कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट रहने वाला है। अगर हम बात करें कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और भरतनाट्यम के बारे में बात करें तो ये तमिलनाडु का, कहाँ का? तमिलनाडु का हो जाएगा। और यहाँ पे जो ओडिसी दिया गया ये कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का दिया हो जाएगा। कहाँ का? उड़ीसा का लोक नृत्य हो जाएगा। तो चारों आपको कंफर्म हो गया ऑप्शन, जो उड़ीसा का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और कथक जो है वो कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया गया है कि 5 अक्टूबर 2023 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो खिताब है वो किस देश ने जीता है? तो आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित कर, ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों भारत को पराजित कर जीता है। छठी बार जीता है। कितनी बार में जीता है? छठी बार में जीता है। कितनी बार में? छठी बार जीता है। तो किसको पराजित किया है? इंडिया को पराजित किया, और जीता किसने है? ऑस्ट्रेलिया ने है इसको जीता है। आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है, तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के आंतरिक एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो प्रकाश का कौन सा रंग जो है शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो आइए हम बात करें कि प्रकाश का लाल रंग जो है वो एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। तो प्रकाश का कौन सा रंग? लाल रंग जो है यहाँ पर हमारा जवाब करेक्ट हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन में से हम अगर राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो लाल रंग जो जवाब होगा हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? निम्नलिखित में से किस जनपद में, किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? तो बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। कहाँ पर? सी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है, बांदा जिले के अंदर जो है कालिंजर का किला यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। करंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता? तो मिस इंडिया इंटरनेशनल 2000 का खिताब किसने जीता है? तो आइए हम बात कर लेते हैं राइट ऑप्शन के बारे में कि इस
किसने जीता है? तो प्रवीणा अंजना ने जीता है। किसने जीता है? प्रवीणा अंजना ने जीता है। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 के बारे में अगर बात होती है तो आप लोग प्रवीणा अंजना को यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है वो किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस जो है वो निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो अगर हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है 21 अप्रैल को, दूसरा ऑप्शन है 23 मई को, अगला ऑप्शन है हमारे यहाँ पर 18 जून को, अगला ऑप्शन है 29 जुलाई को। तो अगर हम बात करें कि विश्व बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी के लिए। तो जो भी बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं इस प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार वो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो हथेली की हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स कहते हैं। आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो कहाँ पर सर्वाधिक है? तो आइए देखते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा है कि घातक रक्तअल्पता वह स्थित होती है। घातक रक्तअल्पता वह स्थित होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता है? तो विटामिन B12, जो विटामिन B12 जो होता है ये इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो विटामिन B12 का अगर रासायनिक नाम पूछें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम, तो साइनोकोबालैमिन होता है। क्या होता है? साइनोकोबालैमिन होता है दोस्तों। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो क्या नाम दिया गया था? तो आइए बात कर लेते हैं कि इसके राइट ऑप्शन के बारे में। तो अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते थे? राइट ऑप्शन जो अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ी सी आइए जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि जो गुप्त शासक थे, जो गुप्त शासकों के सिक्के जो थे वो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में पाए गए। कहाँ पाए गए थे? इन जगह पाए गए। तो सिक्के का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति जो स्थल था वो राजस्थान का भरतपुर है। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जो थे रूपक कहलाते थे। क्या कहलाते हैं? चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे, तथा स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता था। तो इस तरह से जो हमारे रजत मुद्राओं के नाम थे वो क्या हो जाएंगे? तो इसका जो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? रूपक हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न दिया कि कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। जो कदम्ब राजा थे उनकी राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर वनवासी जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आइए जानते हैं। पटियाला पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? पटियाला में स्थित है। पटियाला है कहाँ दोस्तों? ये पंजाब के अंदर स्थित है। कहाँ पर? पंजाब के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई? तो भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो आइए बात करते हैं यहाँ पर। तो भारतीय संविधान के भाग 4, जो भारतीय संविधान के भाग
भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में वर्णित जो राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो राजनीति के निदेशक सिद्धांत क्या हो जाएंगे, हमारा जो जवाब हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको सी ऑप्शन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कि राजनीति के निदेशक सिद्धांत भाग 4 में जो है ये 36 से 51 के आर्टिकल कितना है, 36 से 51 तक जो है आर्टिकल में ये जो है स्थापना इसकी की गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है भारत का न्यायवादी और अगला है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो 63 ऑप्शन जो हम क्वेश्चन नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम राइट ऑप्शन के बारे में बात करें तो देखते हैं कि दिए गए व्यक्तियों में से उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है यहाँ पर नहीं की जाती है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन है। तो उत्तर प्रदेश में वो कौन सा जिला है जहाँ पर संतरे की पैदावार होती है। तो आइए हम बात करें यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश में जो संतरे है वो पैदावार प्रमुख जिला सहारनपुर है। कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है तो देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है। निम्न में से कौन जो है राज्य विश्वविद्यालय है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ राज्य विश्वविद्यालय, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कौन सा, अन्य जो दिए गए हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ जो है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राज्य विश्वविद्यालय है। तो इस तरह से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो तीनों हमारे यहाँ पर जो जवाब दिए गए हैं, प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कौन से, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। लेकिन राज्य विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ हमारा यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न हम आप लोगों को होमवर्क में देते हैं। किसमें, होमवर्क में दे रहे हैं। आप लोग जितना भी इसके बारे में जानते हो, जितना भी आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमको बताइएगा। और इसका जवाब क्या सही रहने वाला है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ का कारण होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो प्रोटोजोआ का कारण होती है। तो आइए हम बात करें यहाँ पर सही जवाब के बारे में कि इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा काला आजार। कौन सा, काला आजार जो जवाब होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जवाब क्या हो जाएगा, काला आजार, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन जो सागर बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सही जवाबों में से सही जवाब जो हो जाएगा गरसोप्पा प्रपात। कौन सा, गरसप्पा जो प्रपात है। अगर हम बात करें दोस्तों कि प्रश्न में दिए गए जलप्रपातों में जो सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है वो जोग या गरसोप्पा, क्या बोल सकते हैं, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है हमारा डी ऑप्शन सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यहाँ पर माना जाता है। आइए इसी तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा जो है सबसे छोटी है। तो किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही जवाब के बारे में तो सबसे छोटी किसकी सीमा है तो बात कर लेते हैं। तो आइए थोड़ी सी इसकी जानकारी हम लेते हैं और आपको इसको विस्तृत में बताते हैं कि भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। जो भारत जो है वो जो है 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा अगर बात करें तो 16.6 किलोमीटर
6 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। तो इसकी तट रेखा पर 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित हैं। कितने, अगर हम बात करें कि इसके जो है इस केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, राज्य कितने हैं, अगर हम बात करें राज्य 9 हैं और यूटी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 4 जो हैं इसकी सीमा पर स्थित हैं। और सबसे छोटा जो राज्य है, सबसे छोटा जो है, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे छोटे की तो गोवा, जो यहाँ पर ए ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो गोवा जो है इसकी सबसे छोटी समुद्री सीमा जो है सबसे छोटी रहने वाली है। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा कि मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। इन जो तीनों थे वो कहाँ के नवाब थे, तो बात करें बंगाल के नवाब थे। कहाँ थे, बंगाल के नवाब थे। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ की को अपनी माता कहा था, कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। तो आइए बात कर लेते हैं। तो भगवत गीता को, किसको, भगवत गीता को जो है धार्मिक ग्रंथ की माता कहा था। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमने आपको कराए हैं। और देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। दोस्तों यूपीपी के लिए आप लोग इसको गांठ बांध लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो आइए इसी के साथ में देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि वह प्रधानमंत्री कौन थे जिसने संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। क्या कर दिया था दोस्तों, संसद में अपदस्थ कर दिया था। तो वह प्रधानमंत्री का हमको नाम बताना है। तो आइए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो प्रश्नगत विकल्पों में जो प्रश्न दिया गया और उसमें विकल्प में जो वीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे, कौन, वीपी सिंह। सी ऑप्शन जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। तो जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है। जो स्टैचू ऑफ पीस है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो थोड़ी सी जानकारी आपको बताना चाहेंगे कि स्टैचू ऑफ पीस जो है जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। किसकी है, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। ये प्रतिमा राजस्थान के दोस्तों कहाँ पर, राजस्थान के पाली में जैतपुरा में स्थापित की गई। पाली में जैतपुरा में, कहाँ पर, जैतपुरा में स्थापित की गई। तो राजस्थान के पाली के जैतपुरा स्थान पर स्थापित की गई है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों प्यार कीजिएगा और प्यार दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।